Yes, we are going to discuss a poetry, and you can see on your screen. आप लोगों के पास बुक है तो बुक भी ओपन कर लो अपने पास, ठीक है? So today we are going to discuss this poem. Take out your poetry books. When you are ready, inform me and we will start. आप लोग जैसे ही रेडी हो जाएं, आप मुझे हैंड रेस कर दें तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे. ओके, जल्दी से रेडी हो जाएं आप लोग और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, अनीस इज रेडी, ईसा यू आर रेडी, दैट्स गुड. बाकी बच्चे भी. ओके अरीबा, मैंने अभी थोड़े पहले इन्फॉर्म किया था बच्चों को कि हमारा वो जो चैप्टर है मैं उसको थोड़ा सा बीच में स्टॉप कर रहा हूँ और पोएम आज हम पढ़ रहे हैं, सही है? बट काफ़ी कंटिन्यूसली हमने डिस्कस कर लिया उस चैप्टर को, ठीक है? तो थोड़ा सा गैप दे के फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे. ओके, इट्स अ बिग चैप्टर. ओके, सो दैट्स वाई हम थोड़ा सा गैप कर लेते हैं इसमें. सो ओके, लेट्स बिगिन. अच्छा, इस पोइट्री को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं. आपकी जो ट्रेडिशनल पोइट्री कल्चर है उसके मुताबिक, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो, उसमें राइमिंग राइमिंग एक वर्ड है, ये आप समझते होंगे कि राइमिंग होना बड़ा ज़रूरी है. अक्सर जो शेर के आखिरी के अल्फाज हैं वो एक जैसे होते हैं ताकि ये साउंड जब करें, जब बोला जाए तो इनको बड़ा आसानी से एक ही रिदम में पढ़ दिया जाए, बोल दिया जाए, सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी अट्रैक्टिव लगे. इस पोएम के अंदर ये कोई इतना ख़ास इसमें राइमिंग नहीं है, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि पोइट ने इसके अंदर जो एक्सप्रेशन और जो फीलिंग्स का ज़िक्र किया उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि इसकी राइमिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है. लिहाजा इसकी राइमिंग को अगर हम हटा दें तो उसके अलावा बात की जाए तो पोइट्री बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? यानी कि अगर हम पोइट्री के मीनिंग को समझ लें या उसके मकसद को समझ लें तो राइमिंग का इशू जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाएगा, ठीक है? यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है ये इस नीचे वाले दो पैराग्राफ में लिखी हुई है. आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा. खैर भारत, वापसी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. अच्छा, मैं चाहूँगा कि रीडिंग जो है वो आप लोग करें. तो अनीस, विल यू स्टार्ट दिस फर्स्ट पैराग्राफ? Music, when soft voices die, vibrates in the memory, orders when sweet violets sicken, live within the sense they quicken. ओके, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. फातिमा, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगी. फातिमा रजा, विल यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? Anamta, will you read the next paragraph? Rose leaves when the rose is dead are happed for the beloved bed, and so thy thoughts when you had gone, love itself shall slumber on. Okay, very good, thank you. अच्छा देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पोइट्री, पोइट्री का नाम और इसके पोइट, ठीक है? पोइट्री का नाम तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है, ठीक है? पोइट का नाम अगर हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पढ़ें, सो पर्सी बीशे, बीशे शैले, ठीक है?
ये एक्चुअली इंग्लिश नेम नहीं है, ठीक है। द पर्सन, द पोएट वाजंट इंग्लिश, ही बिलोंग टू समवेयर एल्स, दैट्स व्हाई इनका नाम यही है, ठीक है। आप 3-4 बार इसको एक सांस में पढ़ लें तो आपके टोन ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द पोइट्री? इस पोइट्री के मीनिंग क्या है? ये जो नाम है इसका, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, पूरे नाम के ऊपर पोइट्री है। अगर आपने सिर्फ नाम ही समझ लिया तो आप पोइट्री अपने पास से भी लिख सकते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन, अगर सिर्फ नाम समझ में आ गया हो। क्या मकसद है इस नाम से, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई? यू कैन यूज योर माइक्स टू आंसर। हाँ भाई, वेटिंग, कम ऑन। जी, अनीस आप कुछ बता रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। ओके, लेट मी स्टार्ट विद इट। ओके, अच्छा मैं इसको पैराग्राफ वाइज समझा रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ काफ़ी डिटेलिंग के साथ मैं समझाऊंगा, आप उसके बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करिएगा। जैसे ही मेरा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो जाए तो कोई लाइन रिपीट करनी हो या कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर आप पूछ लिएगा, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब करने से ये होता है कि कोई लाइन जो मैं एक्सप्लेनेशन में बताना चाह रहा हूँ वो कहीं मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। Okay, so I'm starting with the name of the poetry, Music When Soft Voices Die. Basically, ये पूरी पोएम कंसीडर की जा रही है on the people whom we love and who are not actually with us. So, starting with the first two lines, music when soft voices die vibrates in the memory. We come up to a music, we listen some voices, we listen some song, or after that we just leave it. हमें कोई आवाज़, हमें कोई म्यूज़िक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसकी, कि हम सुनते हैं और फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि वो म्यूज़िक तो शायद बंद हो गया हो लेकिन उसकी आवाज़ हमारे माइंड में अभी तक चल रही है या वो हम गुनगुनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह, it could be multiple reasons, but one of the most reason is that it affected us or it influenced us. या तो उसने हमें अफेक्टेड कर दिया या तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो चुका है उस चीज़ का, उसका एक गहरा असर आ चुका है जिसकी वजह से वो बार बार हमारी मेमोरी में रिकॉल हुए जा रहे हैं। इसकी मैं दो आपको रीज़न दे देता हूँ। आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद वो म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है, देन व्हाट यू डू कि आपको ऐसा लगता है कि आप उसको गुनगुना रहे हैं, आपको लिरिक्स भी याद नहीं होते, उसके बावजूद भी आप उसको गाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट इट इन्फ्लुएंस्ड यू, आपको इन्फ्लुएंस्ड कर दिया इस चीज़ ने, ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ म्यूज़िक या कुछ सॉन्ग्स आपको पसंद भी नहीं होते, आपको इंतहाई बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन आप नोट करते हैं कि आप कुछ काम फोकस के साथ करना चाह रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप पेपर देने बैठे हों, आपके दिमाग में गाना चल रहा होता है और मोस्ट प्रोबेबली ये सॉन्ग ऐसा हो जो आपको पसंद भी ना हो, तो इट इफेक्टेड यू इन बोथ द केसेस, इफेक्टेड वन और द इन्फ्लुएंस्ड वन, दोनों में वो आपकी मेमोरी में वाइब्रेट करता है। क्यों करता है, रीज़न एंड में पता चलेगा आपको। odors one sweet violet second, odors बेसिकली, odor कहते हैं खुशबू को, ठीक है। और violet एक फूल होता है जो नीले कलर का होता है। अक्सर आपने इसकी एग्जांपल भी सुनी होगी, रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू। सो इसी फूल की यहाँ पे मिसाल देते हुए कहा जा रहा है कि भले वो खुश्क हो जाए या वो मुरझा जाए या ख़राब हो जाए, वो अपनी जो खुशबू है वो उसको बिखेरे रखता है। लिव विद इन द सीन दैट क्विकन, जिस सेंस में उसको रखा गया, यानी कि उगा होता है वो गार्डन में होता है, वो उसी तरीके से खुशबू प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी इन शॉर्ट, वेदर इट इज़ इन द गार्डन और वेदर इट इज़ इन द बंच और वेदर इट इज़ इन द ग्रेव और वेदर इट इज़ इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, what will it do, it will continue its fragrance, it will continue providing its fragrance, अपनी fragrance जो है वो बिखेरता रहेगा। वो वेदर उसकी कंडीशन जैसी भी हो, वो भले जिस हालत में भी हो, उसका अपना जो काम है वो कंटिन्यू रहता है। यहाँ इस पैराग्राफ में दो एग्जाम्पल दी गई हैं, पहली म्यूज़िक की दी गई है
दूसरी एक फूल की दी गई है जो कि वॉयलेट। ओके, इन दोनों का मकसद एक ही बताया गया है, वो क्या? इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ एंड वी विल रिमेंबर देम, और वो अपनी मौजूदगी का जो है वो एहसास दिलाते रहते हैं, चाहे वो किसी की खूबसूरत आवाज़ हो, खूबसूरत मेमोरी हो, या फिर खुशबू। इस पैराग्राफ तक कोई कोई क्वेश्चन, कोई बात जो पूछनी है तो प्लीज़ आस्क। कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई लाइन? सही ऑर्डर्स हम मीनिंग समझा दें। ये ओडोर पढ़ा जाता है इसको। ओडोर को का मतलब होता है खुशबू। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये जो ओडो वर्ड है ना, ये बड़ा ब्यूटीफुल सा वर्ड है ये। आई डोंट नो व्हाई हम पाकिस्तानी से इसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम फ्रेगनेंस वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड इसकी जगह पर, जबकि ओडो बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। यानी कि मिसाल के तौर पे यू आर इन अ फॉर्मल पार्टी, फॉर्मल पार्टी आप समझ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको किसी शख्स के फ्रेगनेंस या उसका परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, सो यू शुड आस्क विच ओडो यू आर having, which odor you are wearing। अच्छा, ये बड़ा इंग्लिश का यूनिक स्टाइल है। किसी शख्स से ये पूछना हो कि अगर क्या उसने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है, सो यू कैन आस्क लाइक दिस, which odor you are wearing। अच्छा, wearing पहनने वाला, कपड़े पहनने वाला wearing होता है, वो यूज़ करते हैं, which odor you are wearing। ये बड़ा यूनिक स्टाइल है लैंग्वेज का। One of my great teachers informed me this। He was in London, और वहाँ पे उन्होंने ये यूनिक सेंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ा था, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे, एंड आई एम इन्फॉर्मिंग यू शुड यूज़ दिस। ओके। अच्छा, मैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ आ रहा हूँ। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द लाइंस प्लीज डोंट आस्क। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड आर हीव्ड फॉर द बिलव्ड्स बेड। जब फूल जो है, ये गुलाब का फूल है, जब इसको इसकी टहनी से तोड़ दिया जाता है, इसके बंच से इसको बेसिकली अलग कर दिया जाता है, तो कुछ टाइम तक तो ये फ्रेगनेंस देता रहता है अपनी। उसके बाद इसकी आपने नोट किया हो, इसके जो पेटल्स होते हैं, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, वो इससे मुरझाती रहती हैं, या इसको अलग कर दिया जाता है। अक्सर जानबूझ के भी किया जाता है ताकि बंच बना लिया जा सके। हीप्ड जो है वो उसे गुच्छे को बेसिकली एक तरीके से कहते हैं। अक्सर हम हमारे यहाँ मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इनको अलग किया जाता है, यानी कि सजावट के एतबार से भी, और इसके अलावा कबर वगैरह के ऊपर डालने के लिए भी। इन बोथ द केसेस, चाहे हम कबर पे डालें या हम बेड सजाएं या हम जो है वो किसी की याद में बिखेर दें या किसी के कदमों के नीचे बिछा दें, अक्सर ऐसा होता है ना कि वो शादी ब्याहों के अंदर जो है वो पूरी की पूरी जो छोटा सा एरिया होता है चलने का, उसको पत्तियों से ढक दिया जाता है, कबर को पूरी पत्तियों से भर दिया जाता है। इसके अलावा बेड वगैरह सजावट के लिए भी इसको पूरा सजा दिया जाता है। But still, whether in the form of a garden, whether on graves, whether on any any place of remembrance, आपने अगर देखा हो कि जो फौजी वगैरह होते हैं उनका एक गोल सा एक वो होता है, बंच होता है, वो पूरा रोज से बना हुआ होता है, वो किसी की यादगार मेमोरियल के ऊपर जाके उसको लगा दिया जाता है, वेदर इट इज़ इन दैट शेप। ठीक है, किसी भी हालत में इसको रख दिया जाए। And so their thoughts, when thou art gone, love itself shall slumber on। ये सारे काम, म्यूज़िक हो गया, वो खुशबू हो गई, ये रोज़ हो गया, वॉयलेट हो गया, ये सारी चीज़ें, इनकी एग्जांपल देने के बाद क्या बताना चाह रहे हैं पोएट? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस शख्स से हम मोहब्बत करते हैं, वो शख्स हमारे दरमियान हो या ना हो, लेकिन उसकी मेमोरी, उसकी याद, उसकी बातें, उसके मोमेंट्स हमारे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ज़रा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा दो तरह की मेमोरी को। ठीक है, एक मेमोरी ये होती है कि हम उसको फोर्सफुली याद करते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रेंड्स बैठ गए एक साथ और फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार वो 6 क्लास में ऐसा हो गया था, तुमने ये कर दिया था, टीचर ने बाहर निकाल दिया था हमें, समथिंग लाइक दिस, यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर इट। ओके, एक तो ये मेमोरी हो गई, और एक मेमोरी ये होती है कि आप बिज़ी हों, आप फ्री हों, आप कुछ भी हों, वो खुद ब खुद आपके माइंड में आपको आके याद दिलाती है। ये जो सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ इस चीज़ की बात की जा रही है।
इसका एक और भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि वंस अ पर्सन आस्क्ड कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है, तो उसका आंसर ये दिया गया कि अगर आप सुबह उठकर जो ख़याल आपके दिमाग में सबसे पहले आए, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस चीज़ का है। हो सकता है जब आप सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहला ख़याल आ रहा हो अपने बाइक या कार का, या हो सकता है आपको ख़्याल आ रहा हो अपनी पढ़ाई के मुताल्लिक़, या फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में, या फिर अपने सोशल मीडिया के बारे में। अक्सरियत लोग जो हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल का सोचते हैं कि मोबाइल कहाँ पर है, मेरे फेसबुक पे कितने मैसेजेस आए हुए हैं या व्हाट्सएप पे कितने आए हुए हैं। The most important thing becomes this, the thought which comes in your mind. The same thing, the memory which comes itself is must be according to the preference of your life. जो शख्स हमारी ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, वो शख्स हमारे दरमियान हो या ना हो, उसकी याद, उसकी बातें और उसके साथ वो मोमेंट्स हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं. May Allah bless our parents, but the most important persons in our life are our parents, and I believe that you all have both of them alive, healthy with you. But if any of them is missing, if any, एक भी अगर उनमें से मिसिंग हो, सो यू कैन इमेजिन हम चाहे जितने कामयाब हो जाएं हमारी लाइफ में, जितने सारी कामयाबियां हों, नाकामियां या वट एवर, एट दैट मोमेंट वी मिस दैम, राइट. और ये वो मिसिंग होती है जो हमारी शायद कामयाबी को थोड़ा सा फीका बना देती है. हमें याद नहीं करना पड़ता उन्हें, उनकी कमी, उनकी बात हमें खुद से याद आती है, खुद हमारे माइंड के अंदर रिकॉल होती है. लाइक I can share you one of my memory with my father. I don't have him with me right now. He is not alive right now. He always used to say that when nobody believed me, I was a very bad student in my life, and I cannot share my grades with you. You would consider me as one of the weakest student of my class. So actually, I was. I used to get the lowest marks in my class. At that time, everybody in my home used to scold me and considered me as one of the worst family member. In my family, everybody got higher grades, and I was the only one who used to get low marks. At that time, my father used to say me that I believe you, that you are going to overcome all these things. You are going to get the best grades. You are going to break the the stereotype of the family. You will get the highest marks among them. Alhamdulillah, I got it. Alhamdulillah, I broke all the stereotypes. I got the highest marks. Alhamdulillah, I got the position in my graduation. I top in my class in my graduation. But you know what was the worst thing in my life? At that time, I did not have my father with me. I lost it. I lost him before that. So that memory is still is in with me. That I really miss that moment. I had the trophy in my hand, but my father was not there to see it, to witness his son's success. So that is the most important thing in life. Whether you have the person whom you love a lot, whether you have him or not, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, उसकी कमी आपको हमेशा रहेगी. उसके साथ गुजारी हुए मेमोरीज आपको बार बार रिकॉल होती रहेंगी. उसके साथ जो मोमेंट्स आपने गुजारे हैं, जो बात आपने की, उनकी बातें आपके माइंड में बार बार आती रहेंगी. एट फर्स्ट मे बी आपने शायद इग्नोर भी कर दिया हो, लेकिन वही बातें आपको बार बार रिकॉल होती रहेंगी. The the essence of life is in the memories of the people whom we spend time. अच्छा, इट इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं यहाँ पे इसको रीफ्रेज नहीं कर रहा कि मैं जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ ले जाऊँ. इट कुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी द पर्सन whom we trust, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं. इट कुड बी एनीवन. Relation is not only directed towards the parents and the son or the daughter. No, I am talking about each and everyone. पोइट भी यही बात कर रहे हैं. अक्सर ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बात बोलते रहते हैं, सदियों से बोलते आ रहे होते हैं, हम नहीं मानते उस बात को, लेकिन वही बात जब हमारा कोई फ्रेंड हमें बोलता है, हमें समझ में आ जाती है और हम वो एक्ट करना भी शुरू कर देते हैं. अच्छा, इस पे पेरेंट्स ज़रूर बड़ा बुरा मानते हैं, लेकिन देखें ये फैक्ट है. जो शख्स हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा ना, हमारे लिए वो बहुत अजीज़ होगा. इन्फ्लुएंस का
सिंपल सा मकसद ये है कि जो हमें इंस्पायर्ड करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी एतबार से, वो शख्स जो है हमारी लाइफ में बड़ा मेमोरेबल हो जाता है। अच्छा, द सेम थिंग अप्लाइज ऑन अस। हम अगर किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर हम किसी की को एक रीज़न देते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि साइंस नहीं पढ़ना चाहता, उसके पेरेंट्स उसको समझ नहीं रहे, वो फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम साइंस पढ़ो, और कोई शख्स उन्हीं की फैमिली का पेरेंट्स को कन्विंस कर दे कि नहीं भाई जो ये पढ़ना चाह रहे हो उसे पढ़ने दो, तो लिटरली वो बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा वो पेरेंट्स को देख कर के भाई ये जो मेरा फ्रेंड था या मेरे कज़न थे इन्होंने एग्री कर लिया मेरे पेरेंट्स को, तो वो उसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस हुआ। द सेम थिंग, कोई मेमोरी, कोई एक्शन, आप किसी भी शख्स से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे अपनी लाइफ में तो ये चीज़ आपके साथ अटैच्ड हो जाएगी। यू नो, आई वाज सो अटैच्ड टू माय फादर, सो ही वाज द फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन माय लाइफ, so I always remember him in my memories, I always remember him in any of my success. So the same thing you must have all, आप सबके साथ भी ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा. So the person whom you love a lot, you can never forget that person whether that person is live or not. We are going to wait for 2 minutes for azan. Okay, I'll come back and then I'll ask you if you have any question.